ट्रंप के टैरिफ टेरर के खिलाफ भारत की स्वदेशी क्रांति। जी हां, मतलब ट्रंप के टैरिफ टेरर पर भारत का बाउंसर। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे हिंदी और हिंदी भाषियों के विरोध का चेहरा माने जाने वाले एमके स्टालिन को बिहार में बुलाकर राहुल गांधी ने क्या कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। तीसरी बड़ी खबर, यह और बड़ी खबर है, शूट एट साइट के ऑर्डर। असम के मुस्लिम बहुल इलाके धुबरी में क्यों शूट एट साइट का ऑर्डर जारी किया गया, किसके लिए किया गया, क्यों इस आदेश को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है, यह आपको दिखाएंगे। और साथ ही बादलों के सीरियल ब्लास्ट की भी खबर सबसे जरूरी, क्योंकि वहां पर मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। ये रहेंगी आज की 4 बड़ी खबरें। इस बीच शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ मुझे इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर के अर्धकुंवारी से बड़ी खबर है, जहां मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, 33 तक पहुंच गया है। अर्धकुंवारी में जो लैंडस्लाइड हुई थी, मलबे से अब तक 33 शवों को निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ के डीआईजी ने जानकारी दी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में है, लास्ट फेज में है। मलबे से अब तक 33 लोगों की मौत की कंफर्मेशन है। 33 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। राहत और बचाव के काम में टीम ने 15 घायलों को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। जो कल वैष्णो देवी मार्ग पर जो रूट है वैष्णो देवी का, वहां भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड हुई थी और अर्धकुंवारी के पास एक तरीके से लैंडस्लाइड में मलबे में कई लोग दब गए थे। 33 शवों को निकाला गया है, जहां पर कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित कर दिया गया था और भारी बारिश हुई थी, जम्मू में बादल फटा था। और अब जो लेटेस्ट खबर मुझे मिल रही है, इसके हिसाब से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में फंसे थे अर्धकुंवारी, 15 लोगों को सुरक्षित जो है वो बाहर निकाला जा चुका है। एक बार सुन लीजिए, आपको सुनाते हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल से चल रहा था वो अभी समाप्ति की ओर है। एसईओसी के हवाले से जो हमें सूचना मिली है उसमें 33 डेड बॉडीज़ को अभी रिट्रीव कर दिया गया है, 15 इंजर्ड बताए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही क्षण में ये ऑपरेशन समाप्त होगा। जो भी लोग वहाँ बाधित थे उनको वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर हटा दिया गया। उधर आज की सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी का एक फैसला जो पूरे इंडी गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। बीजेपी इसे बिहार चुनाव में इंडी अलायंस का सबसे बड़ा सेल्फ गोल बता रही है। बात अब इसकी। தேர்தல் ஆணையத்தை தீ கொடுத்த ஆளுநர் பொம்மையா மாற்றிட்டாங்க। चुनाव आयोग को वो रिमोट से चलने वाली सब कुछ भी बना चुके हैं। घुसपैठिए तो आते हैं और जाते हैं, घुसपैठिए चले जाएंगे। आश्चर्य लगता है कि ये लोग बिहार आने की सोच कैसे सकते हैं, जहां पे इन्होंने बिहारियों को तिरस्कृत किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि रामवीर सिंह विधूड़ी ने किस तरह से बिहार के लोगों को अपमानित किया था। बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि किन लोगों ने नफरती माहौल पैदा करने का काम किया। और एक और बड़ी खबर है एमके स्टालिन के खिलाफ। ये देखिए आप तस्वीरें, पुतला फूका गया है साहब। बीजेपी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का पुतला फूका है। पटना में एमके स्टालिन गो बैक के नारे लगाए गए हैं। दरअसल बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है कि वो एमके स्टालिन जिनकी पार्टी के नेता बिहारियों को, हिंदी भाषियों को, हिंदी भाषा को और साथ ही सनातन को गाली देने वाले उस पार्टी के नेता एमके स्टालिन को बिहार में वोट मांगने के लिए बुला रही है। ये एक बार सुनाइए नारेबाजी, क्योंकि यहां पर अब एमके स्टालिन का पुतला फूका गया है। ये देखिए, स्टालिन गो बैक के नारे लगाए गए हैं। बिहार के खिलाफ बोलने वालों के साथ तेजस्वी और लालू, बड़ा मुद्दा बिहार चुनावों में। स्टालिन के फोटो लगाकर कि स्टालिन वोट मांगने आ रहे हैं बिहार में, हिंदी भाषियों का विरोध करके बिहार में वोट मांगने आ रहे हैं इंडिया अलायंस के लिए। मतलब इसी खबर को लेकर आज बड़ी खबर यह है, बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। वैसे एक चीज है, आज वाकई राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीतिक हिम्मत के लिए तालियां बजनी चाहिए। तेजस्वी यादव की भी हिम्मत की दाद देनी होगी। जी हां,
कि वो बिहार चुनाव में ऐसे ऐसे नेताओं को वोट मांगने के लिए ला रहे हैं जो बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठा चुके, जिनकी पार्टी के नेता हिंदी भाषियों का विरोध कर चुके हैं, जिनकी पार्टी के नेता साहब यहां तक कह चुके हैं कि यूपी बिहार के नेता तो तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं, जिनकी पार्टी के नेता ये सब कह चुके हैं। बिहारियों में तमिलनाडु के लोगों जितनी बुद्धि नहीं है, बिहार के लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है। जिस पार्टी के नेता सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताकर उसके सफाई की बात कर चुके हैं, राहुल उन पार्टी के नेताओं से बिहार में चुनाव प्रचार करा रहे हैं। अब इसी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस अपने साथ ऐसा क्यों कर रही है? मतलब कांग्रेस को क्या हुआ है? वो जिन स्टालिन को आज चुनाव प्रचार के लिए लाए थे, उन्हीं की पार्टी के नेताओं पर बिहारियों, हिंदी भाषियों और उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभद्र, आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लग चुके हैं। आरोप क्या, उन्होंने बातें कही हैं हिंदी भाषियों के लिए, यूपी बिहार के लोगों के लिए। पिछले 2 दिन से सवाल पूछे जा रहे हैं, बिहार में कमजोर कांग्रेस आरजेडी के साथ क्या ये साजिशन ऐसा कर रही है? क्योंकि दोनों बार, मतलब ये आप देख ही रहे हैं, स्टालिन और एक रेवंत रेड्डी, जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया, उन्हें बिहार में मेहमान बुलाकर क्यों बुलाया जा रहा है? कांग्रेस क्यों उस पार्टी के नेताओं को बिहार में वोट मांगने के लिए बुलाएगी जो बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठा चुके हैं? अच्छा, आज की ये एक बार 2 तस्वीरें आप देख लिए, पूरी खबर का आप निचोड़ समझ जाएंगे। कल रेवंत रेड्डी, आज एमके स्टालिन। ये देखिए, आपको रेवंत रेड्डी, प्रियंका वाड्रा के साथ रेवंत रेड्डी, आज एमके स्टालिन, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो विवाद हो रहा है एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी को लेकर। बिहार के हिंदी भाषी मेहनतकश लोगों के खिलाफ अपमानजनक, आपत्तिजनक बातें करने वाली पार्टी के नेताओं को कांग्रेस पार्टी प्रचार के लिए क्यों बुला रही है? ये तो बीजेपी की मदद करना हुआ ना। ये तस्वीर कल प्रियंका वाड्रा रेवंत रेड्डी के साथ, जिन्होंने बिहार के लोगों के डीएनए पर आपत्तिजनक बयान दिया था। रेवंत रेड्डी ने बिहार के लोगों के डीएनए पर सवाल उठा दिया था कि उनका डीएनए तेलंगाना का है जो बिहार के डीएनए से बेहतर है। और आज दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा में कौन नजर आया? एमके स्टालिन। बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। एमके स्टालिन, जिनकी पार्टी के नेता हिंदी से लेकर हिंदू तक और बिहारियों से लेकर उत्तर भारतीयों तक को नीचा दिखाने वाले बयान दे चुके हैं, लेकिन उसी पार्टी के नेता एमके स्टालिन का राहुल गांधी आज बिहार में स्वागत करते हुए दिखाई दिए। ये देखिए आप, तेजस्वी यादव भी हैं, राहुल गांधी, बीच में एमके स्टालिन। ये वो बयान है उनके, हिंदी भाषियों को लेकर जिस तरह का उन्होंने बयान दिया था, आज ये वायरल है बयान। जो एमके स्टालिन हिंदी के खिलाफ ये कह चुके हैं कि वो हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे, वो हिंदी भाषी बिहार में भी तमिल बोलते हुए दिखाई दिए। एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है डीएमके नेताओं की। अब इसी को लेकर जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल गांधी ने स्टालिन को बिहार बुलाकर बिहारियों के मुंह पर तमाचा मारा है। और जो स्टालिन आज वोट मांगने के लिए बिहार आए हैं, वो तब कहां थे जब तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा था। सुनिए। मेरे भाई स्टालिन जी का धन्यवाद करता हूं, इतनी दूर से आए, गर्मी में हमारे साथ चले, दिल से धन्यवाद करता हूं। रेवंत रेड्डी जिसने कहा, इस रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, मतलब बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, ये रेवंत रेड्डी का बयान है। और कांग्रेस वाले उसी रेवंत रेड्डी को मंच पर बैठाकर घुमा रहे हैं। इनको लगता है कि बिहार का सारा आदमी बेवकूफ है। आज स्टालिन आए हैं बिहार में, इसी तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया, उस समय स्टालिन कहाँ थे? और आज स्टालिन आकर बिहार में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो ये बिहार के लोगों के मुंह पर तमाचा है। देखिए, बार बार ये कहा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं कि टीम राहुल में शायद कुछ लोग मोदी के हैं, मतलब टीम राहुल में मोदी के लोग हैं। और ये तस्वीरें देखकर वाकई भरोसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने साथ ऐसा क्यों करेगी कि बिहार में लोगों से वोट मांगने जा रही है और मदद उन लोगों की ले रही है जो बिहार के लोगों के डीएनए पर सवाल उठा चुके हैं। रेवंत रेड्डी, एमके स्टालिन की पार्टी के नेता बिहार के लोगों के लिए क्या क्या कह चुके हैं, या उत्तर बिहार या बिहार यूपी के लोगों के लिए क्या क्या कह चुके हैं, टॉयलेट साफ करने से लेकर वो सारी चीजें हर कोई जानता है। बिहार के लोग भूले नहीं हैं।
रेवंत रेड्डी बिहार के डीएनए पर सवाल उठा चुके हैं। एमके स्टालिन खुद हिंदी भाषी जो है लोगों पर सवाल उठा चुके हैं। उनकी पार्टी के नेता ऐसे ऐसे बयान दे चुके हैं। मतलब आप सोच कर देखिए कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों और बिहारियों को चुन चुनकर पीटने वाली पार्टी एमएनएस के नेता ना राज ठाकरे भी अब कल को अगर तेजस्वी और राहुल गांधी जी के लिए प्रचार करते नजर आए ना, हैरान मत होइएगा, ये भी हो जाएगा कल को। सवाल ये है कि डीएमके के नेताओं ने जब बिहारियों और हिंदी भाषियों के खिलाफ गंदे और आपत्तिजनक बयान दिए तो क्या राहुल और कांग्रेस की चुप्पी इसलिए थी क्योंकि उन्हें पता था कल को हमको बिहार में चुनाव प्रचार के लिए बुलाना है, ये पार्टी के स्टार प्रचारक हो सकते हैं? क्या राहुल और कांग्रेस को लगता है कि स्टालिन की पार्टी डीएमके और रेवंत रेड्डी ने बिहारी अस्मिता के खिलाफ या बिहार के डीएनए पर जो बयान दिया था उसे बिहार के लोग भूल जाएंगे? वोट देते वक्त क्या वो भूल जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया। ऐसा बीजेपी को तो मौका चाहिए, बीजेपी को मौका मिल गया, स्टालिन को बिहार में बुलाए जाने को मुद्दा बना लिया। रेवंत रेड्डी कैसे, एमके स्टालिन कैसे, पुतला फूका जा रहा है। बिहार की जनता देगी जवाब, बिहारियों पर प्रहार, वोट दे देगा बिहार। आज बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहारियों पर डीएमके नेताओं के आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ स्टालिन का पुतला फूका, स्टालिन गो बैक के नारे लगाए। बीजेपी ये सवाल भी उठा रही है कि स्टालिन के पार्टी के जिन नेताओं ने बिहार के लोगों का अपमान किया उन्हें पलक पावड़े बिछाकर बिहार में क्यों घुमाया जा रहा है? ये भी पूछा जा रहा है कि अगर कांग्रेस बिहारियों का इतना सम्मान करती है तो स्टालिन से ये क्यों नहीं कहलवाया कि उनके नेताओं ने बिहारियों को लेकर जो बयान दिए वो गलत थे, या अपनी पार्टी के नेताओं के बयान को दोहरा दें बिहार में स्टालिन? ये तो चैलेंज दिया बीजेपी के नेताओं ने कि अगर हिम्मत है तो एमके स्टालिन बिहार की धरती से अपनी पार्टी द्वारा दिए गए बयानों को दोहरा दें, क्योंकि खुद एमके स्टालिन 2019 और 2020 में हिंदी भाषा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था तमिलनाडु में हिंदी थोपने का हर प्रयास हम रोकेंगे, हमारी पहचान हिंदी नहीं है। आज वैसे बिहार में आके तमिल में भाषण दे रहे थे वो। स्टालिन के पिता एम करुणानिधि ने 2006 में कहा था कि हिंदी थोपने का मतलब है तमिलों को गुलाम बनाना, हमें हिंदी की जरूरत नहीं है, तमिल और अंग्रेजी ही काफी है। उनकी पार्टी के नेता दयानिधि मारन, जो लोग सिर्फ हिंदी सीखते हैं वो तमिलनाडु में आकर ईंट गारा ढोते हैं, सड़कें शौचालय साफ करते हैं। दयानिधि मारन है हिम्मत एमके स्टालिन ने दयानिधि मारन के बयान को या तो गलत बताएं या सही बताएं। जिनसे आप वोट मांग रहे हैं उनको आपकी पार्टी के नेता टॉयलेट साफ करने वाला कह चुके हैं। डीएम के नेता टीआरबी राजा ने कहा था कि बिहारी लोग लोकतंत्र की भावना नहीं रखते हैं, वो तब तक नीचे रहेंगे जब तक उनका लिटरेसी रेट 70% नहीं हो जाता। अनपढ़ बताया था एक तरीके से, आप समझिए। के.एन. नेहरू ने कहा था कि बिहारियों में तमिलों के मुकाबले बुद्धि कम होती है। बिहारियों से कष्ट है, बिहारी अस्मिता से प्रॉब्लम है डीएमके के इन नेताओं को, लेकिन डीएमके के नेता को बिहार में वोट मांगने के लिए बुला लिया। सबसे बड़ा सेल्फ गोल। इन्होंने तो कहा था कि रेलवे में लालू यादव ने ज्यादातर बिहारी लोगों को नौकरी इसलिए दिलाई क्योंकि उनमें दिमाग कम था, और आज तेजस्वी उन्हीं की पार्टी के नेता के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन 2023 में उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए। वैसे मैं बार बार कह रहा हूं डीएम के नेताओं के ऐसे कई बयानिक लिस्ट बहुत लंबी है साहब। आज क्या हुआ, बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किए जा रहे हैं जिन पर हिंदी, हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है। इन्हीं बयानों को लेकर बीजेपी का कहना है कि बिहार की धरती पर स्टालिन को बुलाने के लिए राहुल और तेजस्वी को बिहारियों से माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है। इसलिए कितना भी बाहरी लोग आए, क्योंकि घुसपैठिए तो आते हैं और जाते हैं, घुसपैठिए चले जाएंगे, बिहार यहीं रहेगा और बिहारियों के हाथ में ही रहेगा। उधर असम में दंगाइयों के खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। क्यों और किस लिए हो रहा है बवाल? शूट एट साइट का ऑर्डर क्यों? अब बात इसकी। ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ।
আমি অর্ডার উইথড্র করালাম, চলি আছে। असम के मुख्यमंत्री का बयान अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। इतनी बड़ी बात एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को। युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध ऐसी परिस्थिति में होता है जब दूसरा आप पर आक्रामक होता है, दूसरा आपको पराजित करना चाहता है। ये बयान अफसोसनाक और निंदनीय है। कानून साज इदारों को और वहाँ के राज्यपाल को और देश के राष्ट्रपति को इस बात पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, खबर यह कि असम के मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा पूजा के मौके पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों के खिलाफ शूट एट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए गए। शूट एट साइट, ये आज से पहले शायद नहीं हुआ कभी। ये खबर सुनकर मैं भी हैरान हुआ, ये हुआ ही नहीं आज से पहले कभी। एक त्योहार मनाने के लिए शूट एट साइट के ऑर्डर देने पड़े हों, और इतने हालात खराब हो गए हैं कि हिंदू अपना त्योहार इस तरह से मनाएगा कि शूट एट, इतना खतरा है हिंदुओं पर या हिंदुओं को यात्रा निकालने पर। और इस तरह का ऑर्डर क्या संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, ये बहुत बड़ी बहस है, क्योंकि असम में शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। ये पूरे भारत के इतिहास में शायद पहला मौका है जब सांप्रदायिक उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ इतना कठोर कदम उठाया गया है, जिसमें दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के ऑर्डर दे दिए गए हैं कि वहां से पत्थर चला तो यहां से क्या जाएगा पता नहीं। असम के मुख्यमंत्री, ये बहुत विवादित हो गई है खबर, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि धुबरी में सनातन धर्म के लोग माइनॉरिटी में हैं। सुनिएगा पूरी खबर। धुबरी में सनातन धर्म के लोग कम हैं, अल्पसंख्यक हैं, और उनकी सुरक्षा को इंश्योर करना सरकार की प्रायोरिटी है। ठीक, उन्होंने यह भी कहा कि त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए ऐसे कठोर कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने अपने मुंह से शब्द का इस्तेमाल किया, शूट एट साइट के यस ऑर्डर्स दिए गए। सवाल है कि असम में मुस्लिम बहुल धुबरी, जहां 2011 की जनगणना के हिसाब से मुस्लिम जनसंख्या करीब 80% है, हिंदू जनसंख्या 20% है। अब तो ये डेमोग्राफी और भी बदल चुकी होगी वैसे। इसलिए सवाल उठ रहा है कि असम सरकार को आखिर दंगाइयों के खिलाफ इतना सख्त, कठोर शूट एट साइट, मतलब देखते ही गोली मारने का आदेश क्यों देना पड़ा? क्योंकि ये तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ये तो आखिरी विकल्प होना चाहिए, ये तो लास्ट विकल्प होना चाहिए ना। ऐसे फैसले तब लिए जाते हैं साहब जब राज्य में अशांति फैलने के बाद हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन, ये सब तो है तब। लेकिन सवाल है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को दुर्गा पूजा के लिए यह ऑर्डर देने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदू त्योहारों में बार बार हो रही हिंसा, सांप्रदायिक दंगों की वजह से क्या यह फैसला उनको लेना पड़ा? हालांकि विवादित है, इसको लेकर बहस की जा रही है, लेकिन यह नौबत क्यों आई, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। हिमंता के इस फैसले को कई पार्टियों ने मुस्लिम विरोधी, संविधान विरोधी बता दिया है। ये किसी एक विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है वैसे, लेकिन जो दंगाई, जो कट्टरपंथी, उनको लेकर इस तरह का ऑर्डर है, लेकिन इसको मुस्लिम विरोधी बता दिया है। हिमंता के इसी ऑर्डर के बीच देश भर में कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं जिसने कई लोगों को यह कहने का मौका दे दिया कि देखो इसलिए लेना पड़ता है फैसला। बताऊं, असम के मुस्लिम बहुल धुबरी में शूट एट साइट के ऑर्डर दिए जाने के बाद ये आप अलग अलग तस्वीरें देखेंगे। इधर आप देख पा रहे हैं गणेश उत्सव पर कड़ी सुरक्षा, शोभा यात्रा के पटाखे, और उधर गुजरात, यहां गुजरात के वडोदरा में क्या हुआ है, गणपति यात्रा पर अंडे फेंके गए, गणपति यात्रा पर अंडे फेंके गए। यूपी के ऊपर बहराइच में शोभा यात्रा में पटाखा फोड़ने को लेकर बवाल हुआ। नीचे राजस्थान के जयपुर में गणेशोत्सव पर उपद्रव की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा की गई, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है जब हिंदू यात्रा इस तरह से निकलती है, खासकर
अगर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से अगर इस तरह की यात्रा निकलती है तो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए क्या यह फैसला लिया गया है, यह बहुत विवादित है। वडोदरा में 25 अगस्त को, आप जानते हैं जो नीचे है, गणपति उत्सव का जुलूस निकालने के दौरान गणेश प्रतिमा पर इस तरह के आरोप है। जब यात्रा वहां से निकल रही थी वहां पर अंडे फेंके गए। वडोदरा में हिंदुओं की शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरी तो कुछ लोगों ने गणेश की मूर्ति जब वहां से जा रही थी उस दौरान अंडे फेंके जाने के आरोप लगे। बवाल हुआ। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग है। 2 आरोपियों की पहचान सूफियान सलीम मंसूरी, शाहनवाज मोहम्मद इरशाद कुरैशी के रूप में हुई है। दूसरी, यूपी के बहराइच में गणेश प्रतिमा का जुलूस निकालने के दौरान बवाल हुआ। जब कुछ लोग पटाखे फोड़ने का विरोध करने लगे तो इस घटना को लेकर भी 2 समुदाय के बीच काफी देर तक विवाद होता रहा। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या होता है, कभी कभी इस तरह के फैसले लिए जाते हैं ताकि स्थिति सामान्य रहे। अच्छा, क्या हुआ, इसी साल 25 मार्च को झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ। अभी 10 नामजद 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फरवरी 2025 में पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजन करने पर हिंदू शिक्षक की पिटाई की गई। साल 2024 में बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। साल 2023 में रामनवमी में बिहार के नालंदा में शोभा यात्रा के दौरान 2 घरों समेत कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। बहुत लंबी लिस्ट है साहब। फिर हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा, कोई भूल ही नहीं सकता वहां क्या हुआ था। 5 लोगों की मौत हो गई थी, 5 लोगों की। फिर वो दिल्ली में हनुमान जयंती 2022 दंगे हुए थे शोभा यात्रा के दौरान, तो ये सेंसिटिव हो जाता है। अच्छा, एक फिगर भी है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में देश में सांप्रदायिक तनाव की 59 घटनाएं हुई हैं। 59, 26 दंगे त्योहार या शोभा यात्रा के दौरान हुए थे। शायद हिंदू त्योहारों पर सांप्रदायिक दंगों के इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हिमंता ने शूट एट साइट का ऑर्डर जारी किया हो। हालांकि इसको लेकर बहस की जा सकती है कि ये गलत है, सही है। धुबरी में सांप्रदायिक हिंसा इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि जून के महीने में असम के धुबरी में ही 2 समुदायों के बीच बवाल हुआ था, जब हनुमान मंदिर में कुछ लोगों ने बीफ के टुकड़े फेंक दिए थे। याद है आपको वो? इस घटना को लेकर जब हिंदुओं ने विरोध जताया था तो पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद जबरदस्त बवाल हुआ। इसी को लेकर हिमंता ने कहा कि सरकार हर हाल में राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी और सांप्रदायिक ताकतों को हराकर रहेगी। सुनिए। ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শ্বুট এণ্ড সাইট অৰ্ডাৰ থাকিব। আমি অৰ্ডাৰ উইথড্ৰ কৰা নাই, চলি আছে। युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध ऐसी परिस्थिति में होता है जब दूसरा आप पर आक्रामक हो जाता है, दूसरा आपको पराजित करना चाहता है, दूसरे आपके अस्तित्व को ही, आपके वजूद को ही खत्म कर देना चाहता है। तो शत्रु बोध जो है ना, आप शत्रु बोध के बारे में उनसे प्रश्न पूछिए तब वही उत्तर देगा जो मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल पूछेंगे। हाँ, तो धर्म युद्ध है ये तो। अच्छा, बाबा रामदेव से सवाल पूछा गया कि शूट एट साइट का ऑर्डर क्यों, वो कह रहे हैं तो धर्म युद्ध है साहब। वैसे असम के जिस धुबरी जिले की बार बार बात हो रही है ना, शूट एट साइट धुबरी जिला, हिमंता ने जहां के लिए ऑर्डर दिया वो घुसपैठियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का भी सबसे बड़ा एपिसेंटर कहा जाता है। जुलाई के महीने में धुबरी में अतिक्रमण हटाने के लिए गई टीम पर अवैध रूप से रह रहे लोगों ने अटैक कर दिया था। इसलिए लोग कह रहे हैं कि वहां से यात्रा कैसे निकलेगी। फिर वहां तो जो लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज है, जब वहां गई थी अतिक्रमण हटाने तो उस पर अटैक हो गया था। कई पुलिस वाले और दूसरे अफसर जख्मी हो गए थे। हालांकि इसके बाद घुसपैठियों के खिलाफ असम सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की। सैकड़ों बुलडोजर, 2000 से ज्यादा पुलिस वालों की मदद से बांग्लादेशी घुसपैठियों के कब्जे वाली 7000 एकड़ जमीन को खाली करा लिया गया। धुबरी में होने वाली ज्यादातर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के पीछे घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया जाता है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने असम की डेमोग्राफी में बहुत चेंज किया है। इसको लेकर हिमंता कई बार वोकल रहे हैं कि इसको लेकर भी अलग से जंग छेड़ने की जरूरत है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। साल 1951 में, मैं धुबरी जिले की बात कर रहा हूं, हिंदू आबादी 43%, 43.5% थी। 2001 आते आते असम के जिले में हिंदू आबादी घटकर 24.73, मतलब 24.5%, 43 से 24.5, 2011 नीचे पड़ी। आप हैरान मत होइए, और जिलों के बताऊंगा तो और आप माथा पकड़ लेंगे। 43.5, 24, 19 धुबरी। 80% आबादी मुस्लिम समुदाय, 20% आबादी जो है वो हिंदुओं की। अभी तो ये अब 2025 का तो सेंसस, अभी 2011 की लास्ट सेंसस की रिपोर्ट है। अभी 2025 में क्या हाल होगा आप समझ कर देख लीजिए। इसीलिए यहाँ पर शूट एट साइट का ऑर्डर, अगर हिंदू यात्रा निकल रही है, कोई बवाल किया तो फिर संभल के साथ।
साल 2001 से 2011 के बीच धुबरी में हिंदू आबादी तकरीबन 5% घटी, मुस्लिम आबादी में इतनी बढ़ोतरी हुई। अच्छा हाँ, और धुबरी में मुस्लिम आबादी 74% से बढ़कर लगभग 89% के आसपास हो चुकी है। 80% माफ करिएगा, 79, 80%, 80। मतलब आजादी के बाद जिस धुबरी में हिंदू बहुसंख्यक थे, आज मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं। डेमोग्राफिक इंबैलेंस, डेमोग्राफी में हो रहे इन बदलावों का असर असम की कानून व्यवस्था पर पड़ा है। इसलिए हिमंता ने दुर्गा पूजा से पहले यह कड़ा फैसला लिया। उनके फैसले का बहुत लोग स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने हिमंता के फैसले का कहकर विरोध किया कि उनका फैसला एक विशेष समुदाय के खिलाफ है। सुनिए, आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा बाढ़, बारिश और साथ ही बादलों का सीरियल ब्लास्ट। अब बात इसकी। मैंने अभी फौरी तौर आपके सामने टेलीफोन पे वज़ीर आज़म साहब से बात की। इनकी दुखद मौत हो गई है। उनमें से काफ़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको घर भेजने का इंतजाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। फ्लड को लेके जो है अभी अलर्ट चल रहा है। सभी लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि अननेसेसरी नदी नालों के आसपास ना जाएं। ऊपर ही रह गए हम लोग, आगे वो पीछे ही रह गए, अभी तक मिले ही नहीं। मौसम की मार झेल रहे जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, जहां बाढ़ बारिश ने ऐसी तबाही मचा रखी है। साहब, आप जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में तबाही की अलग अलग तस्वीरें, ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बेकाबू हुई तवी नदी की, ये देखिए आप, जहां पुल के पास सड़क का एक हिस्सा धंसने से कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। हादसे के वक्त नदी को पार करने के लिए पुल का इस्तेमाल हो रहा था। यह हादसा तब हुआ जब, ये देखिए आप, ये तस्वीरें, ये देखिए आप, तभी अचानक से पुल का हिस्सा धंस गया। इस दौरान फंसी गाड़ियों से लोगों को बचाने के लिए चीख पुकार होने लगी। और दूसरी उस तरफ तस्वीर जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मार्ग की है। ये वैष्णो देवी मार्ग, जहां कल लैंडस्लाइड, ये जो दूसरी तस्वीर उस तरफ है। अभी जो खबर मुझे मिल रही है, 33 लोगों की मौत हो चुकी है। 33 शव निकाले जा चुके हैं अर्धकुआरी के पास जो लैंडस्लाइड हुआ, जहां लैंडस्लाइड की वजह से बड़ा हादसा हुआ। लगातार बारिश की वजह से ये हादसा वैष्णो देवी मार्ग पर, ये देखिए आप, ये वैष्णो देवी का जो मार्ग है, आप पहचान पा रहे होंगे, ऊपर शेड लगा हुआ है। ये जो रास्ता होता है अर्धकुआरी के पास, अगर आप गए हैं माता के दर्शन करने अर्धकुआरी के पास, ये इंद्रप्रस्थ भोजनालय है। याद होगा आपको अगर आप गए हैं, क्योंकि मैं गया हूं, मुझे पता है। जब रास्ता आता है तो शेड आ जाता है, जब भवन आने वाला आधा रास्ता हो जाता है अर्धकुआरी, और वहां पर इंद्रप्रस्थ भोजनालय है। उसी के नजदीक जो है अचानक से लैंडस्लाइड हुआ। ये देखिए आप, 12 किलोमीटर लंबे तीर्थ माह के करीब बीच में ये पड़ता है, जहां भारी बारिश की वजह से अचानक मिट्टी और पहाड़ की बड़ी बड़ी चट्टानें, ये देखिए आप, नीचे गिरने लगी, जिसमें कई तीर्थ यात्रियों की मलबे में दबने से मौत हो चुकी है। ये वैष्णो देवी का मार्ग है। ये देखिए आप, ये अर्धकुआरी, सांझी छत भवन और ऊपर भैरव घाटी जहां पर हुआ है। ये देखिए आप, बीच में अर्धकुआरी। ये जो तस्वीरें हैं, जब कटरा से आप जब आप पैदल चढ़ाई जो है शुरू करते हैं, माता की पैदल चढ़ाई, तो वहां से जब आप कटरा से लगभग अर्धकुआरी पहुंचते हैं, तो वहीं पर ये भोजनालय जो है, इंद्रप्रस्थ भोजनालय, वहां पर ये हादसा हुआ है। आप देख गए होंगे, जब टीन के शेड लगे होते हैं, फिर पानी का तेज बहाव ऊपर से गिरता है, लोग अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आते हैं। और ये बात की तस्वीरें हैं, ऊपर से पहाड़ों पत्थरों को गिरने से एक मार्ग का हिस्सा भरभरा कर गिरा, और वहां पर फिर ये हादसे के बाद की तस्वीरें, वहां पर राहत और बचाव का काम किस तरह से चल रहा है। कई लोग हैं और ये टीन का पूरा शेड जो है वो नीचे आ गया। वैसे आपको बता दें, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जुटे हुए हैं। मलबे में दबे श्रद्धालुओं के शव निकाले जा रहे हैं। 33 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। मौसम खराब होने के बावजूद मलबे को हटाने का काम लगातार चल रहा है। और आपके सामने टेलीफोन पे वज़ीर आज़म साहब से बात की, उन्हें हालात के बारे में बाखबर किया, और
जो NDRF की टीमें एयरपोर्ट पर तैनात हैं उनके लिए उनका शुक्रिया किया और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर को और यहाँ के लोगों को जितनी भी मदद की ज़रूरत होगी मरकज़ की हुकूमत के तरफ से तमाम मदद जो है वो हमें हासिल होगा। की दुखद मौत हो गई है, उनमें से काफ़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको घर भेजने का इंतज़ाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। पूरे जम्मू रीजन में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप है, तबाही मची हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई है। पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लोगों की जान माल की हिफाजत में लगा है, राहत और बचाव के काम हो रहे हैं। और सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं हो रही है, आपको बता दें तेलंगाना के कामारेड्डी में बाढ़ का पानी पूरे शहर में फैल गया। तेज बहाव में गाड़ियां तिनके की तरह, ये देखिए आप, तिनके की तरह बहती नजर आई। ये 4 अलग अलग तस्वीरें। पंजाब में पाकिस्तान की सीमा से सटे गुरदासपुर में पानी भरने की वजह से, ये नीचे गुरदासपुर में एक स्कूल की एक मंजिल पूरी तरह से जलमग्न हो गई। ये ऊपर कामारेड्डी तेलंगाना, इधर पंजाब गुरदासपुर, इधर आप देखेंगे टोल प्लाजा पानी पानी। बाढ़ की ये चौंकाने वाली सारी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली से भी आई। टोल प्लाजा पर गाड़ियां नहीं बल्कि पानी की तेज धारा बह रही थी। और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी आपदा, प्राकृतिक आपदा, कुदरत की विनाश लीला, शहरों का बुरा हाल है। ये आप देखिए, अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं। अनंतनाग में पानी भरने की वजह से कोर्ट पहुंचने के लिए, ये आप देख रहे हैं, ये जज साहब को नाव का सहारा लेना पड़ा। अनंतनाग में पानी भरने की वजह से कोर्ट पहुंचने के लिए एक जज को नाव पर सवार होना पड़ा। मतलब आप समझिए, कुल मिलाकर इस कहर ने पूरे देश को बंधक एक तरीके से बना लिया है। जल प्रहार या जल तांडव का नाम इसको दिया जा रहा है। चीख पुकार की ये तस्वीरें जम्मू में तवी नदी पर बने पुल की हैं। अचानक पुल की सड़क धंसी और एक के बाद एक कई गाड़ियां फंस गईं और लोग गाड़ियों में फंसे लोगों को बचाने की गुहार लगाने लगे। बाहर निकाले, निकाले, ये कुछ करो, इनको निकालो, वो बाहर आ जाओ, वो गाड़ी छोड़ो, ये बाहर निकलो यार, वो बाहर निकलो यार, वो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर गाड़ी छोड़ो, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, गाड़ी छोड़ो, पीछे आओ। जम्मू कश्मीर में इस बार बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। लेकिन तबाही का यह आलम सिर्फ जम्मू कश्मीर तक नहीं है। देश के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत ने कहर बरपाया है। एक हफ्ते की लगातार बारिश के बाद जरा झेलम नदी का ये रूप देखिए। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यह अनंतनाग का आशाजीपुरा इलाका है। किसी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन ने यहां फ्लड अलर्ट घोषित कर दिया है, यानी इस जगह पर कभी भी बाढ़ आ सकती है। जाहिर है आसपास के लोग घबराए हुए हैं। पानी के तेज बहाव में लकड़ी का पुल तिनके की तरह बह गया। बाढ़ के इस खतरे के बीच पीने के पानी की इस टूटी पाइप ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। इसी पाइप से आसपास के कई इलाकों में लोगों को पानी मिलता था। शहरों का हाल भी यहां कमोवेश ऐसा ही है। देखिए सीआरपीएफ की गाड़ी किस तरह से पानी के बीच से आगे बढ़ रही है। सड़क के दोनों कोनों पर पानी की लहर देखिए। यहीं पास ही में सीआरपीएफ का कैंप भी है और भारी बारिश से सीआरपीएफ कैंप में भी पानी आ गया है। पाकिस्तान से सटे गुरदासपुर और फिरोजपुर के सीमावर्ती गांवों में बाढ़ ने कहर बरपाया है। कई गांव पानी में डूब गए हैं। बीएसएफ की चेकपोस्ट तक पानी पहुंच गया है। यहां जवान मिट्टी के कट्टों से बांध को बचाने में जुटे हैं। कई गांव टापू बन गए हैं और लोग नावों के सहारे निकाले जा रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीना नगर के मकौड़ा पतन इलाके में हालात गंभीर हो गए हैं।
यहां भरियाली गांव में बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 जवान और गांव के करीब 50 लोग पानी में फंस गए। सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने नावों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। मकान डूब गए, सड़कें लापता हो गईं और लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर दिखे। हालात इतने खराब थे कि हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर लोगों की जान बचाई गई। बस गिनिए 1, 2 और 3 और ये घर तब्दील हो गया धूल में। ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के मंझेड़ गांव की, जहां खाई के बगल में बने मकान के नीचे की जमीन अचानक खिसकी और महज 3 सेकंड में पूरा का पूरा मकान मिट्टी में तब्दील हो गया और धूल का गुबार छा गया। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति घर में नहीं था। पहले से खतरे का अनुमान लगा लिया गया था और भूस्खलन की वजह से घर गिरने से पहले लोगों ने घर खाली कर दिया था। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, बात ट्रंप पर स्वदेशी स्ट्राइक की, स्वदेशी बाउंसर की। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्त। जो भी खरीदेंगे मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। मैं तो कहता हूं गणेश चतुर्थी से ही, गणेश उत्सव से ही इस बात का श्री गणेश करें कि हमें अमेरिका की सारी कंपनियों का बहिष्कार, एप्पल नहीं खरीदना कुछ दिन। व्यक्तिगत सी मुझे लगता है आपस में हो गया है, पर देश हित में मैं अपील करूंगा कि ये टैरिफ हटाई जाए। गलत नीति भारत सरकार की है और भुगतना पूरे देश को पड़ रहा है। देखिए, बातों से और आपके नारों से पेट नहीं भरने वाला है। आपको कोई कार्य योजना तो बनानी पड़ेगी कि आप इनके लिए इस प्रकार से काम करेंगे। तो जो टैरिफ लगा, देखिए, भारत पर आज सुबह 9:31 से अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो चुका है। आज से 9:31 सुबह। आसान शब्दों में कहे तो आज से अमेरिका में बिकने वाले भारतीय सामानों की कीमतें 50% बढ़ जाएंगी। जो भारतीय सामान अब से पहले अमेरिका में 100 रुपए का बिक रहा था ना, वो आज सुबह 9:31 से उस सामान की कीमत 150 रुपए हो गई है। इससे अमेरिका का महंगा सामान भी भारतीय सामान के मुकाबले सस्ता हो जाएगा। मतलब जो इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है वहां, क्योंकि टैरिफ अब 50% हो गया है। भारत के व्यापारियों को इसमें कोई डाउट नहीं, एक नुकसान होने की आशंका है, एक सेटबैक है। हालांकि भारत ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ यानी कि अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स नहीं बढ़ाया। लेकिन आज की बड़ी खबर सुन लीजिए। गणेश चतुर्थी के मौके पर ट्रंप के टैरिफ टेरर के खिलाफ स्वदेशी संघर्ष, स्वदेशी संकल्प, स्वदेशी से समृद्धि का श्री गणेश कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय व्यापारियों से अपील की है कि वो दुकानों पर स्वदेशी सामान का बोर्ड लगाएं, स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। यानी मोदी ने देश के लोगों से मेक इन इंडिया को खरीदने, बेचने और स्वदेशी को हर भारतीय का जीवन मंत्र बनाने के लिए कहा है। मतलब इसे आप आत्मनिर्भर भारत का स्वदेशी आंदोलन 2.0 भी कह सकते हैं, जिसकी गणेश चतुर्थी से जिसका श्री गणेश हुआ। क्योंकि जिस तरह से याद करिए, तुलना क्या की जा रही है कि आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता बापू का शुद्ध स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा हथियार बना था ना। जिस तरह बापू ने स्वदेशी का नारा देकर अंग्रेजों की आर्थिक जड़ें खोद दी थी, उसी तरह बापू की धरती से नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी, ट्रंपगिरी के खिलाफ 140 करोड़ भारतीयों को एक बार फिर मेक इन इंडिया का मंत्र याद दिलाया। मोदी ने आज से 10 साल पहले यह अभियान 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ लेने के ठीक 123 दिन बाद 25 सितंबर 2014 को शुरू किया था। क्या मकसद था इस अभियान का, भूले तो नहीं आप?
कि भारत दूसरे देशों से आयात पर निर्भर ना रहे और खुद आत्मनिर्भर बने। इसके बाद मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए वोकल फॉर लोकल का भी नारा दिया था। ये वैसे दो तस्वीरें इस बात की तुलना की जा रही है कि जब बापू ने इसकी शुरुआत की, आज मोदी इसकी शुरुआत करते हुए नजर आ रहे। एक संकल्प दोहराया, शुरुआत तो 2014 में कर दी थी। मोदी ने देश के सभी दुकानदारों को अपने दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाने के लिए कहा। मोदी का ये शुद्ध स्वदेशी बाउंसर ट्रंप के टैरिफ झटके को इसलिए हल्का कर सकता है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और दुनिया की फैक्ट्री बन सकता है भारत, मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत अगर सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदने लगे तो इससे ट्रंप टैरिफ से होने वाले नुकसान को कम किया जाएगा। यानी ट्रंप टैरिफ भारत के लिए आपदा में एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है क्योंकि ट्रंप टैरिफ ने भारत को बड़ी सीख दी। विदेशी बाजार हमेशा भरोसेमंद नहीं होते और भारतीय ग्राहक अगर स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देंगे तो भारतीय बाजार में विदेशी ब्लैकमेलिंग बंद हो जाएगी। सुनिए। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। आज लोगों को मैं तो कहता हूं गणेश चतुर्थी से ही, गणेशोत्सव से ही इस बात का श्री गणेश करें कि हमें अमेरिका की सारी कंपनियों का बहिष्कार, एप्पल नहीं खरीदना कुछ दिन के लिए। जो आप पहले वाले हैं वो चलेगा भी। वहां की कंपनी बगावत कर रही है, उनका तो स्वागत कर रहे हैं ना हम लोग। सुनो, एप्पल का मत खरीदो अभी थोड़ी देर। अरे एक बार सारे अमेरिका की सारी कंपनियों का बहिष्कार करो तो अमेरिका में बगावत हो जाएगी ट्रंप के खिलाफ। हमें उन कंपनी को भी खिलाफ नहीं है, वापस मैं कह रहा हूं। अच्छा, आप कोका कोला से लेकर के पेप्सी माने मैकडॉनल्ड्स के काउंटर्स पर ग्राहक नहीं दिखाना चाहिए। अरे अपने घर की रोटी खा लो, दाल रोटी सब्जी ज्यादा चाहिए। थोड़ी देर एक बर्गर पिज्जा नहीं खाओगे तो पेट और अच्छा हो जाएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। मैकडॉनल्ड्स का, सबवे का, केएफसी का, कोका कोला का, पेप्सी का, एप्पल का और भी जितने भी अमेरिकन कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, जो भी उनके कॉस्मेटिक्स हैं, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, और अब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, अफोर्डेबल है और देश का पैसा देश में, देश की सेवा मिलेगी तो क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बात ये कहना चाहता हूँ 100% स्वदेशी, 100% स्वदेशी। मैं इसको